गुड इवनिंग बच्चों। आज जो है क्लास 8 का हास्यीकरण से निपटना। इसके पहले हास्यीकरण की समझ पढ़ाए थे, तो पिछला कुछ रिवाइज करते हैं। हास्यीकरण का समझ का मान लीजिए कि किसी चीज़ में जो जातीयता अल्पसंख्यक है उसमें क्या किसको मान लीजिए कि जंगली अगर आदिवासी लोग हैं तो किस तरह उसको दुखों का सहना पड़ता है, कैसे करो उस कमी बेसी उनको हर चीज़ को उनको घर द्वार भी तोड़ना पड़ा, मान लीजिए जंगल झाड़ी भी तोड़ना पड़ा। तो यह हास्यीकरण का मतलब होता है अल्पसंख्यक चाहे जो भी हो कमज़ोर वर्ग के लोगों को जो है उससे दुखों को कैसे निपटारा किस तरह कानून के द्वारा उसे समझ सके। या हास्यीकरण का मतलब यानी निपटाना, उसे कैसे कैसे हम सहारा यानी ना कानून के द्वारा ऐसे भी दे सकते हैं। तो इस तरह पहले का हास्यीकरण की समझ और हास्यीकरण के इसमें निपटारा पार्ट एक ही है, और इस पार्ट में हम हास्यीकरण के निपटारे के बारे में ध्यान से बता रहे हैं। ध्यान से पहले महत्वपूर्ण तुमको तथ्य है आग्रहग्रही। तो को महत्वपूर्ण तथ्य में आग्रहग्रही है, तो आग्रही देखो, आग्रही जो व्यक्ति समूह या पुरजोर तरीके से अपनी बात रखता है उसे आग्रही कहा जाता है। अपनी अपनी मैंने मान ली कि अच्छे तरीके से बात रखता है उसे आग्रही कहा जा सकता है। दूसरा बहिष्कार, किसी चीज़ को हम बहिष्कार करते हैं, यानी मान लीजिए कि किसी कानून अगर पास करते हैं, चाहे कोई भी अगर बिल आता है अगर विरोध होता है तो उसमें हम बहिष्कार करते हैं इस कानून को, चाहे जो भी है उसको विरोध लोग ज़बरदस्त से तरीका से कि ऐसा काम नहीं होना चाहिए इसको विरोध करते हैं। नेक्स्ट है कि नैतिक रूप से निंदनीय, अगर कोई काम अगर मान लीजिए कि अच्छे नहीं हो तो लोग निंदा करते हैं, प्रेस करते हैं, जैसे आजकल मोबाइलों में भी एक दूसरे को निंदा करते हैं। आगे नीति, नीति का मतलब कानून कैसे नीति बने, पॉलिसी बनाए जिससे लोग मान लीजिए यानी हास्यीकरण की निपटारा हो सके। तो देखो अब अभ्यास प्रश्न में इसमें मुख्य रूप से थोड़ा लॉन्ग प्रश्न दिया हुआ है, ध्यान से सुनो पढ़ रहे हैं और अपने जूम कर आगे पीछे कर देखना शुरू करो। सबसे पहले तुम लोग ध्यान दो कि 2 वीडियो जाता है, कम से कम 2 वीडियो देखने का हमेशा प्रयास करो, एक नहीं 2 वीडियो जाता है। चलो ध्यान से सुनो। ऐसे 2 मौलिक अधिकार बताइए जिनका दलित समुदाय प्रतिष्ठापूर्ण और यानी समतापूर्वक व्यवहार पर जोर देने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इस सवाल का जवाब देने के लिए मौलिक अधिकारों की दोबारा पढ़िए। अब मौलिक अधिकार का मान लीजिए कि तुमको हम मौलिक अधिकार पढ़ाएं, कानून का समझ यानी अनुच्छेद 12 यानी कि लेकर 35 तक यह मौलिक अधिकार के रूप में यानी देखा जाता है, और 36 से लेकर 51 को यानी नीति देशक तत्व है। तो इसमें कानून में सबसे पहले समता का अधिकार, स्वतंत्रता, कार्य शोषण के विरुद्ध धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, और मान लीजिए कि शिक्षा और संस्कृति का, तो ये सारे अधिकार इसमें जो है हमको फंडामेंटल, अंग्रेजी में फंडामेंटल राइट कहते हैं, और इसे मौलिक अधिकार समझ में आए। तो देखते हैं इसमें कुछ क्या दिया हुआ है, इसे दोबारा पढ़ने के लिए क्या करें, ध्यान से सुनो। फर्स्ट है भारतीय संविधान में 2 मौलिक अधिकार दिए जिनकी तथा इस्तेमाल दलित समुदाय प्रतिष्ठापूर्ण समतापूर्वक व्यवहार पर जोर देने का है। देखो फर्स्ट नंबर में समता का अधिकार। कानून के अंदर में सभी लोग समान हैं तथा इसका मतलब है कि सभी लोग देश के लिए कानून बराबर सुरक्षा प्रदान करेगा। इसका अधिकार यह भी कहा कि धर्म, जाति, लिंग के आधार पर किसी भी नागरिक के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता। खेल के मैदान में, होटल में, दुकान आदि इत्यादि सार्वजनिक स्थानों पर सभी को बराबर पहुंच का अधिकार होगा। रोजगार के मामले में राज्य किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकता है, और छुआछूती प्रथा भी उन्मूलन कर दिया गया है। नेक्स्ट दूसरा पॉइंट है शोषण के विरुद्ध है। संविधान में कहा गया है कि मानव व्यापार, जबरिया श्रम यानी 14 वर्ष के कम उम्र के बच्चों को मजदूरी के रखना अपराधपूर्ण। कोई भी होटल चाहे कहीं भी अगर 14 वर्ष से कम का उम्र का अगर बच्चे को कोई अगर जबरदस्ती रखता है तो उसे कानून के नज़र में उसे दंडित किया जाएगा, उस व्यक्ति को, उस दुकानदार को भी दंडित किया जाए। इसलिए 14 वर्ष के कम उम्र के बच्चों को किसी भी दुकानदार किसी भी कहीं पर रखना यह कानून के नज़र में दोषपूर्ण है। ठीक, चलो नेक्स्ट दूसरा प्रश्न है, यानी रत्नम, यह नाम है रत्नम की कहानी, और 1989 है। 1989 के अनुसूचित तथा अनुसूचित जनजाति यानी अत्याचार निवारण अधिनियम के प्रावधानों की दोबारा पढ़िए तथा अब ये कारण बताइए कि रत्नम के इसी कानून के तहत शिकायत क्यों दर्ज की। देखो रत्नम कैसे कैसे कानून के तहत ये दर्ज कर रहा है 1989 के विरुद्ध। चलो देखो ध्यान से, यानी रत्नम 1989 में लागू किए गए अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के अंतर्गत अपनी शिकायत दर्ज ताकि वह अपने गांव की ऊंची जाति के वर्चस्व के कारण होने वाले शोषण
यानी तथा हिंसा का विरोध कर सके, उसे 1989 में बने इस प्रावधानों का इस्तेमाल इसलिए किया कि इस राज्य के अंतर्गत दलितों एवं तनासुरी जातियों के प्रति होने वाले रोजमर्रा के जीवन में तिरस्कार, उपहास और अन्याय के प्रति संवेदनशील दिखाती थी। यह प्रावधान उस पर होने वाले हिंसा से भी यानी निपटता था तथा तिरस्कार तथा शोषित दलित को भी सहारा देता था। तो इसीलिए जो है उस कानून का इसने सहारा लिया। चलो, यानी कि उस वह कानून 1989 जो है दलितों को हिंसा के विरुद्ध कानून का देता है कि कोई भी अगर करता है तो इसी कानून के तहत उसको यानी उसका सहायता कानून के से द्वारा किया जाएगा, उस व्यक्ति को भी दंडित किया जाएगा। चलो नेक्स्ट प्रश्न है तीसरा, सीके जानू। देखो, सीके जानू अन्य आदिवासी कार्यकर्ताओं को ऐसा क्यों लगता है कि आदिवासी भी अपने परंपराओं प्रावधानों को छीने जाने के खिलाफ 1989 के इस कानून को इस्तेमाल कर सकते हैं तथा इस कानून के प्रावधानों से ऐसे क्या खास है जो उनकी मान्यता को पुष्ट करता है। देखो, उस कानून का सेम वही 1989 का कानून, देखो उसमें क्या दे रहा है, ध्यान से सुनो, उसी कानून को और विस्तार से पढ़ना है। तो सीके जानू सहित अन्य आदिवासी कार्यकर्ताओं का यह मानना है कि आदिवासी 1989 के कानून को विस्थापित के विरुद्ध इस्तेमाल कर सकते हैं। इस कानून को इसी सभी के लिए मैंने इस्तेमाल कर सकते हैं। अपनी परंपरा जमीन पर रहने के अधिकार संरक्षण, अपनी जमीन से जबरन विस्थापन यानी जिन्हें विस्थापित जबरन किया गया उन्हें मुआवजा, और जिन आदिवासी जमीन पर जबरन कब्जा कर लिया गया उन्हें सजा। तो इस प्रकार की परंपराओं के रहने का अधिकार, अपनी जमीन से जबरन विस्थापन, और ऐसा करता है तो उसको सजा दी जा सकती है। तो सीके, देखो श्री सीके जानू का आरोप है कि आदिवासियों को संवैधानिक कानून के उल्लंघन करने में विभिन्न प्रदेशों की सरकारें पीछे नहीं हैं। यही सरकार है जो लकड़ी व्यापार, पेपर मिल आदि के नाम पर गैर आदिवासियों घुसपैठियों को जन आदिवासी जमीनों का दोहन करने और तथा आदिवासियों को उनके परंपरागत जंगलों से उजाड़ने की छूट देती है। इसके अलावा जंगलों को आरक्षित या अभयारण्य घोषित करने भी लोगों को वहां से बेदखल किया जा सकता है। श्री जानू का यह भी कहना है कि जो आदिवासी पहले से बेदखल हो चुके हैं और अब वापस नहीं लौट सकते उन्हें भी मुआवजा दिया जाना चाहिए। देखो, मान लीजिए कि जो चले गए दूसरे जगह, वो अपने किसी तरह वैसे व्यक्ति को भी मुआवजा दिया जाना चाहिए। देखो कानून का प्रावधान क्या कहता है। यह कानून बातों को पुष्टि करता है कि जिनके आश्वासन संविधान के जानकारी को दिया है कि संवैधानिक रूप से आदिवासियों की जमीन को किए गए आदिवासी व्यक्तियों को नहीं बेचा जा सकता। जहां ऐसे हुआ है वहां संविधान की गरिमा बनाए रखने के लिए उन्हें उसकी ज़मीन वापस मिलना चाहिए। उसकी ज़मीन को वापस दिलाने का काम सरकार के द्वारा चाहे कानून के द्वारा किया जाना चाहिए। चलो नेक्स्ट है, लास्ट प्रश्न है, इस इकाई में दी गई कविताएं और तथा गीत इस बात को उदाहरण है कि विभिन्न व्यक्तियों और समुदाय अपनी सोच, अपने गुस्से और अपने दुखों को किन किन तरह अभिव्यक्ति करते हैं। और अपनी कक्षा में ये 2 कार्य कीजिए। कुछ कार्य करने की कह रहा है कि कैसे कैसे दुखों का कार्य है और उससे देखो क्या क्या कर रहा है। देखो ध्यान से कि फर्स्ट है, एक ऐसा कविता खोजे जिसमें किसी सामाजिक मुद्दे की चर्चा की गई है तथा उसे अपने सहपाठियों के सामने पेश किया जाए। 2 या 2 से अधिक कविताएं लेकर छोटे छोटे समूहों को बांटा जाए तथा उन व्यक्तियों पर चर्चा कीजिए तो जो देखने कविता तक कहने का प्रयास कीजिए। अपने इस इलाके में किसी एक हाशियाई यानी समुदाय का पता लगाइए। मान लीजिए कि आप उस समुदाय के सदस्य हैं और अब इस समुदाय के सदस्य की हैसियत से अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए कोई कविता या गीत लिखिए जो पोस्टर आदि बनाइए। मैंने अपने से स्वयं कर कुछ गीत बनाइए कि मान लीजिए कि जिसे के नज़र में अच्छा हमको लग जाए, अपने से भी लिख सकता है। ठीक है, तो बच्चों आज इस पार्ट करते ही फिर इसका जो है सेकेंड वीडियो जाएगा जो दूसरे पार्ट का होगा। थैंक यू बच्चों।